The Rise of Marathas, Class 8, Chapter number 3. सो क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं द राइज ऑफ मराठास। चैप्टर नंबर 3 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए। सो यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन रामचंद्र पंत अमात्य ने 1715 में अपनी बुक आदान्य पात्र में लिखी है। वो छत्रपति शिवाजी के समय के एक महान स्टेट्समैन और एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनका मानना क्या था? इस कोट में रामचंद्र पंत जी ने यूरोपियन ट्रेडर्स जैसे ब्रिटिश के बारे में वार्निंग दी है। क्या वार्निंग दी है ब्रिटिश के बारे में? कि ये आम व्यापारियों जैसे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे व्यापारी जैसे फ्रेंच, डच, डेन्स यहाँ सिर्फ ट्रेड करने आए हैं, बट ये जो है ना, ये ट्रेड करने नहीं आए हैं। दे केम हियर फॉर व्हाट? अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए आए हैं, और वो अपने रिलीजन, अपने धर्म को फैलाने के लिए आए हैं। वो बताते हैं कि इन लोगों के पास नेवी, समुद्री सेना है, गन पाउडर मतलब बारूद है, मतलब ऐसे खतरनाक हथियार हैं। और उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर ये स्ट्रांग बिल्डिंग बनाते हैं तो इनको बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी है एक किला बनाने की। सो रामचंद्र पंत अमात्य क्या थे? एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जो 1715 में ही जान गए थे कि ये लोग कब्जा करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे एक फोर्ट का पिक्चर आपके बुक में सबसे फर्स्ट पेज पे, रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र में है। इसमें बहुत बड़ा ग्रैंड एंट्रेंस है। यही जो प्लेस है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को क्राउन पहनाया गया था सब पहली बार 1674 में, मेकिंग द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर का क्या था? फॉर्मल बिगिनिंग था। 1674 में छत्रपति शिवाजी पहले क्या बनते हैं? मराठा एम्पायर के किंग बनते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे। मराठास कौन थे? हु वेर मराठास? और कैसे उन्होंने मैनेज किया इतने बड़े पैन इंडिया पावर बनने में? बहुत बड़ा है ना इंडिया, तो कैसे मैनेज किया खुद को? और उनके कुछ फीचर्स को देखेंगे, गवर्नेंस के फीचर्स को देखेंगे, और मराठास का क्या इम्पैक्ट है हमारे इंडियन हिस्ट्री पे, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो हु वेर मराठास? तो मराठास थे नेटिव टू डेक्कन प्लेट्यू। अभी का इंडिया का जो आप देखते हैं ना कोस्टल रीजन, इधर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, सो दीज आर डेक्कन प्लेट्यूज, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। और वो लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे? दे स्पीक मराठी लैंग्वेज। क्लियर? सो इस चैप्टर को अच्छे से आपको पढ़ना है। मराठास मराठी लैंग्वेज बोलते थे। अब मराठी लैंग्वेज जो है ना, वो 12th सेंचुरी से मराठी लैंग्वेज में बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज मिलेंगे आपको, बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स मिल जाएंगे, बढ़िया बढ़िया राइटर्स आएंगे इसके बाद। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं मराठा किंगडम बनने से पहले। ओके, 13th सेंचुरी की बात करते हैं। 13th सेंचुरी में ना मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का जो रीजन है, वो एक डायनेस्टी राज करता था। डायनेस्टी का नाम था यादव डायनेस्टी, जो कि देवगिरी प्रेजेंट डे उनका कैपिटल था। दौलताबाद अभी देख रहे हो ना, वही कैपिटल था इनका। 14वीं शताब्दी आते थे 14th सेंचुरी। यादव डायनेस्टी जो है ना, खिलजी वंश तो आप जानते होंगे, खिलजी डायनेस्टी आता है और यादव वंश को उखाड़ फेंकता है। अब खिलजी डायनेस्टी राज करने लगता है। अब इसी बीच में इस सिचुएशन, अभी जो सिनेरियो चल रहा है ना, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, इसी के ड्यूरेशन में स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। बिटवीन 7th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी के बीच में, ओके, टाइमलाइन आपको पता होगा, आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स हो प्लीज़। इस सेंचुरी के बीच में क्या होता है ना, भक्ति आंदोलन चालू होता है। व्हाट इज़ भक्ति आंदोलन? तो भक्ति आंदोलन का बेसिकली मतलब ये था, आप एकदम माइन्यूट लेवल पे समझो, कि जो बहुत रीति रिवाज से बच के, जिनको रिचुअलिज्म जिनको अच्छा नहीं लगता था, बहुत धर्म में रिचुअलिज्म, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप ये करोगे तो भगवान मिलेंगे, आप ये करोगे, बहुत सारे रीति रिवाज है ना, उन सब से हट के, जिसको ये पसंद नहीं था, उन सब से हट के डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन बनाना, डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग का डायरेक्ट गॉड से कनेक्शन बनवाना थ्रू स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट,
उसी को भक्ति आंदोलन कहते हैं, सॉरी उसको भक्ति कहते हैं। और इस ड्यूरेशन में ना बहुत सारे आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो ये ऐसे फॉलो करते हैं। सो इसी ड्यूरेशन को हम कह देते हैं भक्ति आंदोलन, रेवोल्यूशन हो गया था एक टाइम पे। क्लियर? सो आवर चैप्टर इज नॉट भक्ति। सो हम आगे देखते हैं। अब इस ड्यूरेशन में ऐसा कुछ हो रहा है। क्लियर? अब भक्ति आंदोलन में होता क्या था, जैसे ये लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र की बातें करते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे बड़े बड़े सेंट्स हुए। फॉर एग्जाम्पल ज्ञानेश्वर, नामदेव, ये लोग बहुत बड़े बड़े सेंट्स हुए। तुकाराम, तुकाराम, अभी मैं लिख दूंगा सारे, रामदास, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, रामदास। तो ये लोग क्या करते थे, उपनिषद और भगवद गीता और उपनिषद को ये ट्रांसलेट कर देते थे मराठी लैंग्वेज, बिकॉज मराठी इज़ अ लोकल लैंग्वेज। ऑफ दैट रीज़न महाराष्ट्र का ये लोकल लैंग्वेज था। तो ये ना जो फिलॉसफी जो था भगवद गीता में, उपनिषद में, ये सबको ईजिली एक्सेसिबल हो जाता था, सारे लोग पढ़ पाते थे, ईजी था। और जब ये लोग पढ़ पाते थे ना, तो इसी ड्यूरेशन में ये लोग कन्वर्ट होते थे किस चीज़ में, एक ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे सिख लोग को कन्वर्ट किया गया, सिख गुरुज ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, सोल्जर्स बना दिया, मतलब एक टाइप का सिख कम्युनिटी बना दिया। सेम इन दिस वे मराठी लोग भी ऐसे ही कुछ करेंगे और मराठा एम्पायर का फॉर्मेशन होता। और ये लोग हेल्प कर देते एक पॉलिटिकल पावर बनने में। मराठास को क्या हेल्प कर मिल जाता है, पॉलिटिकल पावर बनने में। इज इट क्लियर? अब 17th सेंचुरी के, अब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि छत्रपति शिवाजी से पहले कोई ऐसा मराठा आया नहीं कि उसने कोशिश नहीं किया कि मराठा एम्पायर में बनाऊं, बड़ा सा हमारा मराठा एम्पायर बने। बहुत सारे आए 17th सेंचुरी, बहुत सारे मराठा चीफ जो थे ना, उन्होंने अटेम्प्ट किया कि एक मराठा एम्पायर बने, बट दे प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। ओके, जबकि छत्रपति शिवाजी आते हैं पावर में एंड ये क्या करते हैं, मराठा एम्पायर को एक करते हैं। एंड दैट बिगिंस द मराठा एम्पायर। सो हुए शिवाजी। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया भक्ति इन्फ्लुएंस कौन कौन से थे। संत तुकाराम, संत रामदास, ये क्या करते थे, मासेस को यूनाइट करते थे। स्ट्रॉन्ग कल्चरल फाउंडेशन इनका था, लोग इनको फॉलो करते थे। ओके, सो चलते हैं। अ लीडर इज बॉर्न, द नेम इज, व्हाट द नेम इज, यू नो व्हाट द नेम इज, प्लीज कमेंट करो। छत्रपति शिवाजी महाराज कब बॉर्न होते हैं, 1630, एक भोसले क्लैन में। ओके, भोसले क्लैन में, भोसले एक कबीला था। ओके, इनकी माता का नाम क्या था, जीजाबाई। पिता का नाम क्या था, शाहजी। पिता क्या करते थे, फादर क्या थे, फादर एक जागीर थे पूना में। किसके जागीर थे, तो दक्कन सल्तनत के एक जागीर थे पूना में। क्लियर? यहाँ तक तो एकदम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये इनका पूरा, ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। ओके, एजुकेशन इनका बहुत अच्छा हुआ। अब क्या होने लगा ना कि हमेशा लड़ाई होता था किसके बीच में, दक्कन के जो सुल्तान थे, कांस्टेंट फाइटिंग रहता था उनका। ओके, किसी ना किसी से लड़ाई होते रहता था और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था, पुणे में हार्डशिप होता था कॉमन पीपल के लिए। कॉमन जो आदमी है उसके लिए पुणे में प्रॉब्लम क्रिएट होता था, क्योंकि दक्कन एम्पायर हमेशा लड़ते रहता था किसी ना किसी से। ओके, एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में, 16 की उम्र में आप लोग क्या कर रहे थे, 16 की उम्र में तो बच्चे 10th और 12th पास करते हैं यहाँ पे। बट ऑब्वियसली ही वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, छत्रपति शिवाजी। इन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करा, ठीक है, और पहला मिलिट्री कैंपेन इन्होंने 16 साल की उम्र में लॉन्च किया। पुणे का जो रीजन है ना, कैप्चरिंग नेग्लेक्ट एंड अनऑक्युपाइड फोर्ट्स, मतलब
पूरा पुणे के आसपास जो फोर्ट्स किला है, जो अनऑक्युपाइड किला है, उसको ऑक्युपाई किया, स्ट्रेंथन किया अपने डिफेंस को। इनका विज़न क्या था? द विज़न, सॉरी दिस इज़ टाइमलाइन, इसको मैं एक बार बता देता हूँ, बट बिफोर दिस इनका विज़न क्या था? स्वराज, दैट इज़ सेल्फ रूल। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। इनका मानना था कि जहाँ के लोग हैं वहीं उनका शासन होना चाहिए, उनका ही शासन वहाँ के लिए होना चाहिए। सो उसमें क्या था? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस था, इकोनॉमिक फ्रीडम था, कल्चरल रिवाइवल था। दिस इज़ व्हाट स्वराज छत्रपति शिवाजी के लिए था। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इसके पहले आप टाइमलाइन एक बार देख लो। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी का जन्म होता है 1630 में, ओके। 1646 में इनका रूल स्टार्ट होता है, छत्रपति शिवाजी का रूल स्टार्ट होता है। 1657 में मराठा एम्पायर अपनी नेवी बनाती है। 1666 इनको कैद कर लिया जाता है, ठीक है, पुणे में ही कैद कर लिया जाता है उठा के, सॉरी, और ये आगरा में, और ये भाग जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? 1674, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। छत्रपति शिवाजी का क्या होता है? कोरोनेशन होता है एट रायगढ़, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको इमेज दिखाया। 1677 साउथ को ये मतलब पकड़ लेते हैं, मीन्स साउथ को कन्क्वेस्ट कर लेते हैं, क्लियर। 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो जाता है। अब 1682 से लेके 1707 तक मुगल और मराठास का लड़ाई चलेगा, क्लियर। और 1707 में औरंगजेब मारा जाता है और यहीं से ये सब लड़ाइयाँ बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट टाइमलाइन देखते हैं। 1750 बिगनिंग ऑफ मराठास कंट्रोल ओवर दिल्ली, 1754 में मराठा कंट्रोल करते हैं दिल्ली को। 1761 बैटल ऑफ पानीपत, ये जो बैटल ऑफ पानीपत रहता है ना, मराठास के लिए बहुत बड़ा डिफीट होता है, एंड दिस लीड टू मराठास, मतलब यहाँ से मराठास डाउन ही हो जाते हैं। 1775 से लेकर 1782 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, एंड 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, और 1818 में मराठा पावर को कौन ख़त्म कर देता है? ब्रिटिशर्स। एंड ऑफ मराठा वॉर, सॉरी एंड ऑफ मराठा वॉर विद मराठा एम्पायर, क्लियर। सो आपको टाइमलाइन पता चल गया होगा, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर वो नहीं याद हो रहा तो आप ये याद कर लो टाइमलाइन, ये सिंपल है। 1630 से लेके 1818 तक, ओके, 1818 तक, एंड ऑफ मराठा एम्पायर तक, बर्थ ऑफ शिवाजी से स्टार्ट करना है आपको। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। सो इसके बाद शिवाजी क्या करते हैं? ही बिल्ड एन आर्मी। सबसे पहले ये ना अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करते हैं, कहाँ तक? इंडियाज़ वेस्ट कोस्ट, इंडियाज़ वेस्ट कोस्ट तक ये टेरिटरी को एक्सपेंड करते हैं, और ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लाते हैं। कौन सा स्टेप? नेवी बनाने का। तो मराठा नेवी बॉर्न हो जाता है, ये मराठा नेवी बनाते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है आसपास का जो भी किंगडम होगा उसको अच्छा थोड़ी ना लगेगा भाई। बीजापुर सल्तनत जो रहता है ना, बीजापुर सल्तनत, उस टाइम उसके राजा रहते हैं आदिल शाही डायनेस्टी, आदिल शाही डायनेस्टी का राज रहता है, ओके। अब ये क्या करते हैं भाई? अफजल खान को भेजता है, ओके। हु वाज अफजल खान? अफजल खान को भेजता है, यहाँ आप देख सकते हो, बीजापुर सेंट अफजल खान, क्लियर, टू कन्फ्रंट हिम। छत्रपति शिवाजी और उनके जो एडवाइजर्स होते हैं बातचीत कर लेते हैं, अफजल खान को कन्विंस कर लेते हैं कि भाई तुम आ जाओ, 1-to-1 लड़ाई करते हैं, मतलब 1-to-1 छत्रपति शिवाजी से तुम लड़ाई कर लो, 1-to-1 मीट कर लो। अब देखो 1-to-1 लड़ाई भी होगा ना भाई पहले तो मीटिंग होता है, इट्स एन ट्रैप। प्रतापगढ़ फोर्ट में क्या होता है? मीटिंग होता है, प्रतापगढ़ फोर्ट में मीटिंग होगा। घने जंगलों के बीच में ये था। वहाँ छत्रपति शिवाजी क्या करते हैं? अफजल खान को मार देते हैं और भाग जाते हैं कहाँ पे? घने जंगलों के अंदर वो गायब हो जाते हैं लोग।
अब जो होता है, अफजल खान की आर्मी तो ढूंढेगी, क्लियर, यहाँ आर्मी उनकी ढूंढेगी। और एक जो वॉरफेयर था ना छत्रपति शिवाजी का, एक लड़ाई करने का जो तरीका था, दैट इज़ गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर से वो बहुत सारी लड़ाइयाँ जीतते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर होता क्या था, व्हाट इज़ गुरिल्ला वॉरफेयर? इसमें क्या था ना, डिफेंस का कोई, इसमें स्पीड सरप्राइज, मतलब स्पीड तरीके से आप सरप्राइज दे दो। यहाँ से अचानक से यहाँ सब छुपे रहेंगे, इधर देखो आप सारे छुपे, क्लियर। यहाँ का टेरेन, कुछ साउथ इंडिया का ना टेरेन बहुत अजीब सा है, पहाड़ियाँ टूटी टूटी सी हैं। ईस्टर्न घाट्स आप ले लो ना, सॉरी वेस्टर्न घाट्स को ले लो तो थोड़ी टूटी टूटी सी हैं, और यहाँ छुपे रहते थे। अगर कोई आ रहा है बीच से, जा रहा है यहाँ पे, अचानक से अटैक कर दिए इधर से, सो दैट सरप्राइज अटैक। और ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे रहते थे। ये सरप्राइज अटैक की वजह से ना बहुत बड़ी आर्मी को हरा देते थे। दैट इज़ द वे द छत्रपति शिवाजी फॉट वॉर विद द एनिमीज। सो दैट वॉर इज कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर। और जिस चीज़ से इन्होंने मारा था ना अफजल खान को नज़दीक जाके, दैट वग नख कहते हैं इसको, वग नख कहते हैं। छत्रपति शिवाजी इसको यूज़ करते हैं। क्लोज कॉम्बैट में अफजल खान को मारा था इन्होंने, ओके। सो आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन ऑन द वाइट पेज। तो सईस्ता खान, एक मुगल नॉबलमैन रहता है सईस्ता खान। छत्रपति शिवाजी का जो टेरिटरी होता है ना उसको इन्वेड करता है। सईस्ता खान कौन रहता है, मुगल का रहता है, मुगल में से एक रहता है नॉबलमैन, क्लियर। विद फाइनली ओनली अ फ्यू सोल्जर्स, मतलब क्या होता है ना, सईस्ता खान से बचने के लिए छत्रपति शिवाजी तो थोड़े अपने सोल्जर्स से लड़ाई करते हैं बट बच जाते हैं। बट रात में सईस्ता खान के कैंप पे हमला कर देते हैं, कौन, छत्रपति शिवाजी, रात में। अब क्या होता है, सईस्ता खान बहुत मुश्किल से बच पाता है भाई। उसकी कुछ उंगलियां कट जाती हैं, फिंगर्स कट जाते हैं उसके, कुछ उंगलियां कट जाती हैं, किसकी, सईस्ता खान की। और वो मतलब महाराष्ट्र छोड़ ही देता है, एकदम प्रॉम्प्टली महाराष्ट्र से भाग जाता है। ये रेड ऐसा ना जैसा लाइक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है कि आपके टेरिटरी में कोई घुसता हो और आप उस पर हमला कर दो, ओके। अब एज अ रिटेलिएशन में भाई सही क्या कहते हैं, छत्रपति शिवाजी भी तो गुस्सा रहेंगे ना भाई। तो यहाँ पे गुजरात में सूरत है, गुजरात में एक सूरत है। तो सूरत एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस था किसके लिए, फॉर मुगल एम्पायर। अभी कहाँ है, गुजरात में। क्यों, क्योंकि यहाँ से ट्रेड होता था, ट्रेड रूट था सूरत से, क्लियर। दिस इज व्हाट श्रीलंका, सही, सॉरी, छत्रपति शिवाजी क्या करते हैं भाई, जाके सूरत को लूट लेते हैं। और वहाँ से कितना पैसा लूटते हैं, 1 करोड़, 1 CR। आप इमेजिन कर सकते हो एट द टाइम ऑफ अराउंड 70s 18th सेंचुरी कि भाई 1 करोड़ कितना था, बहुत बहुत ज़्यादा पैसा होता है, 1 करोड़, क्लियर। दोबारा लूटते हैं ये किसको, सूरत को दोबारा लूटते हैं। अब जब ये लूटते हैं ना तो भाई इनका नाम जो होता है ना इंग्लिश न्यूज़पेपर में छप जाता है इंग्लैंड में, लंदन गज़ीटे में, क्लियर, लंदन गज़ीटे में छप जाता है। अब द सैकिंग ऑफ गुजरात, मतलब जो गुजरात का लूट था ना वो बहुत बड़ा एक इंसल्ट था किसके लिए, क्योंकि उस टाइम मुगल एम्पायर डोमिनेंट था। कहाँ पे, पूरे इंडिया में मुगल एम्पायर का ही राज था, डोमिनेंट था। अब क्या होता है कि मुगल एम्पायर के लिए ना ये बहुत प्रेस्टीज का बात था, मतलब प्रेस्टीज का नहीं, उनके प्रेस्टीज पे एक धक्का था। औरंगजेब क्या करता है, उस टाइम राजा कौन रहता है, औरंगजेब, मुगल एम्पायर का। जय सिंह को भेजता है, एक राजपूत जनरल होते हैं, जय सिंह को भेजता है छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए, अगेंस्ट हिम, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए। जय सिंह आता है, नाम याद करिएगा प्लीज़, जय सिंह जाता है छत्रपति शिवाजी के पास। मैंने इमेज से सोचा समझा दूँ। जय सिंह पहुंचता है छत्रपति शिवाजी के पास, इनकी लड़ाई होती है, छत्रपति शिवाजी हार जाते हैं। कहाँ पे, ये हारते पुरंदर, पुरंदर कहाँ पे, पुणे में।
पुणे में ये हार जाते हैं। पुरंदर एक जगह रहता है, पुरंदर का किला, क्लियर। और पुरंदर के किला में एक ट्रीटी साइन होता है, एक समझौता साइन होता है, तो उसे पुरंदर की ट्रीटी कहते हैं। उस ट्रीटी में क्या रहता है कि छत्रपति शिवाजी को अपने किंगडम का कुछ हिस्सा देना होगा, ओके, और अपने बेटे संभाजी को मुगल सर्विसेज में देना होगा, ओके। छत्रपति शिवाजी को जय सिंह ने कहा कि भाई आप ना आगरा आ जाओ, आगरा में बादशाह से मिलो, मुगल एम्पायर के जो बादशाह हैं उनसे मिलो, क्लियर। तो छत्रपति शिवाजी मान जाते हैं और आगरा पहुंचते हैं। बट आगरा में क्या होता ना, आगरा में इनकी बेइज्जती हो जाती है। कैसे? इनको बुरा लग जाता है कि जिस राजा को, मतलब राजा के बगल में वो रहता है ना सहिस्ता खान, जिसको ये हराए रहते हैं, और औरंगजेब भी इन पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इनको एक छोटा राजा समझ के अरे छोड़ो यार क्या है, तो इनका इंसल्ट हो जाता है। और इंसल्ट हो जाता तो ये जाते हैं, भाई कहते हैं अरे मेरे को मुगल दरबार में नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ अपना। भाई इनको पकड़ के हाउस अरेस्ट कर लेता है, कौन? औरंगजेब। हाउस अरेस्ट, इनको और इनके बेटे को भी कर लेगा हाउस अरेस्ट, क्लियर। अब हाउस अरेस्ट कर लेता है ना, यहाँ देखो आप, अंडर हाउस अरेस्ट कर लेगा। अब जब हाउस अरेस्ट कर लेता है, अब ये भागेंगे कैसे? तो ये और इनके बेटे मिठाई, और जो मिठाइयाँ होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके बास्केट में घुस के और ये लोग भाग जाते हैं। और इसके बाद कभी भी लाइफ में दोबारा औरंगजेब छत्रपति शिवाजी को पकड़ नहीं पाता है, क्लियर। सो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको क्या याद करना है? यू हैव टू लर्न कि कब पकड़ा था, ईयर 666, इस टाइम ही ना 1666 में अरेस्ट किया गया था। किसके द्वारा? मुगल एम्पायर औरंगजेब। डन, लड़ाई समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जब ये भाग जाते हैं, जस्ट इनके भागने के कितना 8 साल बाद, फ्यू ईयर्स लेटर 1674 में इनका राजपोशी होता है, छत्रपति शिवाजी का कोरोनेशन होता है। पूरा वैदिक जो रिचुअल्स होता है उसके थ्रू कहाँ होता है? ये रायगढ़ के किला पे होता है। और हिज फॉर्मल टाइटल आफ्टर कोरोनेशन वाज श्री राजा शिवा छत्रपति। इनका को क्या होता है टाइटल, क्या होता है? छत्रपति का टाइटल ये लेते हैं, क्लियर। और जैसे पास्ट के रूलर्स होते हैं ना, अपना एरा निकालते हैं, कैलेंडर जिसको कह दो आप, वैसे ये भी निकालते हैं अपना ओन एरा, राज्याभिषेका शाका, क्लियर। इसके बाद क्या होता है? छत्रपति शिवाजी एम्बार्क्ड अपॉन कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ को ये पकड़ना चाहते हैं, विच इंक्लूड द इम्पॉर्टेंट एंड देन इल डिफेंडेड रीजन ऑफ प्रेजेंट डे नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, क्लियर। सो आप मैप में देख सकते हो, दिस वॉज द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, एंड ये साउथ का कन्क्वेस्ट करते हैं, साउथ में जाते हैं कर्नाटका, देन कैप्चर तमिलनाडु एंड थ्रू तांजावर होते हुए गिंजे तक। इसको क्या होता है ना, प्रोवाइड करता है, ये जब इतना कन्क्वेस्ट करते हैं ना जस्ट आफ्टर कोरोनेशन, सो ये जीतते जाते हैं। और जब टेरिटरी ज़्यादा जीतते हैं तो इनको साउथ में ना, जो साउथ का एरिया होता है, ये एक तरह से एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, डेप्थ, किसके खिलाफ? मुगल्स के खिलाफ, कि मुगल्स इतने अंदर साउथ में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यार टेरेन जो होता है ना, टेरेन का मतलब होता है जो इलाका होता है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इतनी बड़ी आर्मी लेके मुगल्स को इधर मूव करने में। अगर वो मूव करते हैं, सो दे हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स, टेरेन प्रॉब्लम्स एंड द मराठाज ऑल्सो। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट था मराठास के लिए, जो कि छत्रपति शिवाजी कन्क्वेस्ट करते इधर साउथ में। अब आते हैं क्या रीज़न था। इसके बाद क्या होता ना, छत्रपति शिवाजी बस 50 साल के हुए थे, 50 ईयर्स के, 50 साल के हुए, तो एक बहुत विजनरी पर्सन थे, नो डाउट बहुत विजनरी पर्सन थे, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। सो
इस चीज़ को लेके ना अलेक्जेंडर, इनको कंपेयर किया जाता है किससे, अलेक्जेंडर से कंपेयर करते, कुछ यूरोपियंस जो हैं इनको अलेक्जेंडर से कंपेयर करते हैं। और बुंदेला प्रिंस जो छत्रसाल है ना, छत्रसाल बुंदेला प्रिंस, अभी मैं आपको मैप दिखाता हूँ, 1 मिनट। सो बुंदेला जो प्रिंस होता है ना, छत्रसाल, क्या होता है, छत्रसाल, वो इतना इंस्पायर हो जाता है, कहाँ से इंस्पायर होता है, छत्रपति शिवाजी से इंस्पायर हो जाता है, उनके स्ट्रगल से, और वो एक किंगडम क्रिएट करता है, इंडिपेंडेंट किंगडम, जिसे बुंदेलखंड कहते हैं। दिस रीज़न, यूपी का और महाराष्ट्र का जो नीचे का रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ बुंदेलखंड, वो एक क्रिएट करता है। और जो फेमस हिंदी पोइट होते हैं जिनका नाम होता है भूषण, याद रखिएगा ये सब नाम, भूषण, वो महाराष्ट्र आते हैं किससे मिलने के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं, छत्रपति शिवाजी के 2 बेटे होते हैं, संभाजी और राजा राम। छत्रपति शिवाजी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, सो संभाजी होते हैं ना, वो छत्रपति बनते हैं। क्लियर। मराठास उस टाइम एक इकलौता ऑब्स्टेकल, मतलब इकलौता प्रॉब्लम होता है दक्कन एरिया में। दक्कन किसको कहते हैं, दिस एरिया नोन डेक्कन। क्लियर। तो इस साइड ना मुगल्स के लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है, दैट इज मराठास। मराठास ही एक प्रॉब्लम होता है किसके लिए, मुगल्स के लिए, दक्कनी क्षेत्र में। क्लियर। अब क्या होता है मुगल्स में, आप देख लोगे, वेट जस्ट सुनाओ, अब क्लियर हो गया ना, ये फ्रेश पेज लग रहा है। औरंगजेब क्या करता है ना, फोर्स के साथ उतर जाता है दक्कन को जीतने के लिए। दक्कन में ये बीजापुर सल्तनत को हटाता है, पहले तो उसको साफ करता है, फिर गोलकोंडा को साफ करता है। उसके बाद ये उठता है, संभाजी को भाई पकड़ ले जाता है, संभाजी को उठा ले जाएगा। संभाजी को उठा के बहुत ब्रूटली टॉर्चर करता है और इनको मार देता है। जब संभाजी को उठा के लेके चला जाता है तो उनको तो लेके गया, और साथ में ही कैप्चर्ड रायगढ़। रायगढ़ का जो किला था ना, जहाँ पे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि छत्रपति शिवाजी का जो कोरोनेशन हुआ था, राजपोशी हुआ था, उस रायगढ़ किले को ये कैप्चर कर लेता है। संभाजी के जाने के बाद राजा राम जो रहता ना, राजा राम बनता है छत्रपति, बट ये भाई भाग जाता है, कहाँ, गंजे बोल लो भाई आप, जो कि अभी रिसेंट, अभी कहाँ पे, तमिलनाडु में, दिस इट इज़ इन तमिलनाडु। क्लियर। गंजे कौन चला जाता है, राजा राम। सो मुगल्स और मराठा की लड़ाई होती है। अब इस लड़ाई में क्या होता है ना, जो मराठाज होते हैं वो बहादुरी से अपने जो बच्चे खुचे किले हैं उनको बचाते हैं वो लोग, और औरंगजेब से लड़ाई करते हैं। ये जो लड़ाई होती है साउथ इंडिया तक फैल चुकी रहती है, अंदर तक, इधर साउथ तक। इस लड़ाई में क्या होता है भाई, विक्ट्री तो मिलती नहीं है, बट इस लड़ाई में 1707 में औरंगजेब ही मर जाता है। मतलब लड़ाई से नहीं मरता, औरंगजेब की डेथ हो जाती है। वो एज भी तो रहता ना उसका काफ़ी, औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और वो कभी उसका सपना पूरा ही नहीं हो पाता है साउथ को जीतने का, मराठास को हराने का। और इसी में आती हैं ताराबाई। ताराबाई जो रहती है ना, राजा राम की क्या होती हैं, राजा राम की क्वीन होती है ताराबाई, और फियर्स वॉरियर होती हैं। लार्ज स्केल इनरोड्स बनाती हैं मुगल टेरिटरीज में, इवेंचुअली कंकरिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, कवर होता है इनकी वजह से, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करते हैं। अब क्या होता है भाई, 1707 में आप एक इवेंट देख रहे हो ना, 1707 में हु डाइड, कौन मरता है, 7 औरंगजेब। सो औरंगजेब के मरने के बाद ना मुगल जो एम्पायर होता है वो डिसइंटीग्रेट होना चालू होता है, टूटना चालू हो जाता है। एंड दिस वाज द टाइम ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इस पूरे कंट्री में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फैल जाता है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब मर गया रहता है, देयर इज़ नो शिवाजी, देयर इज़ नो संभाजी, और संभाजी के ये जो भाई होते हैं राजा राम, ये भी भाग जाते हैं। सो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होता है। अब इसी इनस्टेबिलिटी में अपने
आपको कौन सही कर लेता है? जो कि मराठास होते हैं, मराठास अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं एंड दे कैप्चर्ड लॉट्स ऑफ टेरिटरी, ठीक है, अटक से लेके कटक तक। ओके, कटक सिट हियर, अटक यहाँ। सो ये बहुत बड़ा कैंपेन ये लोग चलाते हैं। बट इसी कैंपेन में क्या होता है ना, 10 साल का एक कैंपेन चलता है बंगाल में। ये बहुत क्रूएल्टी दिखाते हैं, बहुत डिवेस्टेशन, बहुत बर्बादी होती है लोगों की बंगाल में मराठास के द्वारा। क्लियर? और ये पहुंच जाते हैं लाहौर तक। कहाँ तक पहुंच जाते हैं? लाहौर। इवन अटक को, पेशावर को ये लोग कैप्चर, पेशावर अभी के डेट में मॉडर्न डे पाकिस्तान है, अब वहाँ तक पहुँच जाते हैं। बट जब यहाँ तक पहुँचते हैं ना, तो भाई इनको सामना करना पड़ेगा किसका? अफ़गानों का। अफ़गान्स आर नो डाउट, दे आर वेरी डेंजरस वॉरियर। सो 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होता है। व्हाट इज बैटल ऑफ पानीपत? 1761। अब 1761 में बैटल ऑफ पानीपत जो होता है ना, उसमें मराठास की बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है। मराठास का जब हार होता है, बट जैसे हार होता है इनका रिकवरी भी उतना ही फास्ट हो जाता है। क्लियर? इनका रिकवरी भी उतना ही फास्ट हो जाता है। ये अपने पेशवा के अंडर बहुत जल्दी रिकवरी करते हैं। कौन होते हैं पेशवा? माधवराव फर्स्ट। माधवराव फर्स्ट। और कहते हैं महादजी सिंधिया, जो कि महादजी सिंधिया के नाम से, सिंधे महादजी सिंधिया के नाम से भी जाने जाते हैं। ये 1771 में दिल्ली को कैप्चर करते हैं। दिल्ली को कैप्चर करते हैं। जब दिल्ली को कैप्चर करते हैं ना 1771 में, अब इस टाइम क्या होता है ना, इस टाइम बोले नहीं, मतलब पूरा एकदम कंट्री एकदम पॉलिटिकल टर्मोइल पे चल रहा है। 1771 की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा पॉलिटिकल टर्मोइल पे चल रहा है। यहाँ पे ब्रिटिश भी है, ब्रिटिश इज़ ऑल्सो इन पावर, ब्रिटिश भी है, मुगल्स भी हैं अभी। सो 1771 का जो टाइम आता है, which remained under control of till the British captured it 3 decades later. Clear? अब 3 एंग्लो मराठा वॉर हो जाता है। क्या होता है? 3 एंग्लो मराठास वॉर हो जाते हैं। किसके किसके बीच में होगा? एंग्लो मराठा वॉर। ऑब्वियस बात है, ब्रिटिश और मराठास के बीच में होगा। अब इसमें ब्रिटिश और मराठास के बीच में वॉर होगा 1818 में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में किसको हारना पड़ता है? मराठास को हारना पड़ता है। और ये भाई इनकी जो टेरिटरी होती है सबमर्ज्ड कर ली जाती है। कहाँ पे? ब्रिटिश एम्पायर में। क्लियर? सो आपको एक कन्फ्यूज़न नहीं हुआ? दैट कन्फ्यूज़न इज़ व्हाट? दैट इज़ कि छत्रपति का पोस्ट क्या हुआ, फिर पेशवाज कहाँ से आ गए। सो यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन। आप याद करिए, छत्रपति माँ 3 ही लोग बने हैं। क्लियर? मैं आपको बता दूं टाइमलाइन। छत्रपति, सबसे पहले छत्रपति कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज जी। इनके बाद 2 छत्रपति बने हैं। क्लियर? अब छत्रपति का पोस्ट हटा दिया गया है। उसके बाद बनने लगे हैं कौन? पेशवाज। पेशवाज बनने लगे। व्हाट आर पेशवाज? पेशवा वर्ड जो है ना, ये पर्शियन वर्ड से लिए गए। इसका मतलब है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। तो पेशवा तब भी हुआ करता था, छत्रपति के टाइम भी पेशवा था, ठीक है, बट पेशवा के पास उतना पावर नहीं था। जैसे छत्रपति, 3 ही छत्रपति बने और तीसरे जो छत्रपति थे, इनके जाने के बाद छत्रपति का पोस्ट को हटा दिया गया और पेशवा जो कि मराठा में काफ़ी पावरफुल हो गए। पेशवाज का जो पोस्ट है पेशवा का, और पेशवा को ही कहते हैं पीएम, और यही लीड करने लगे। आने वाले जितने भी अभियान है ना, उनको लीड करने लगे। क्लियर? अब हम एक बार देख लेते हैं मराठा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है। जो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें होता था अष्ट प्रधान। कितने लोग रहते हैं? 8 मिनिस्टर्स होते थे, 8, जिसको अष्ट प्रधान कहते हैं। सो अष्ट प्रधान, एज आई हैव मेंशन्ड, पेशवा उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। अमात्य को क्या कहते हैं? अमात्य इज नोन एज फाइनेंस मिनिस्टर। सेनापति, कमांडर, और न्यायाधीश, जस्टिस मिनिस्टर। ये तो बहुत इजी थे ना।
अब आते हैं, आप एक बार और देख लो आठों को, जस्ट आपके बुक में जैसे दिया है वैसे मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया है। मंत्री, इंटेलिजेंस ऑफिसर, सेनापति कमांडर इन चीफ, सुमंत मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, पंडित्रो हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, नाम से याद, न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, सचिव, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर। क्लियर। सो मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं तो मराठास ना 2 टैक्स लेते थे। किस टाइप का टैक्स लेते थे? 2 टाइप के इनके टैक्स होते थे, चौथ एंड सरदेशमुखी। ये 2 टाइप के टैक्सेस होते थे। अब आप समझिए चौथ क्या था। 25% लिया जाता था, ये 25% था टैक्स, 25%, सॉरी फॉर दिस, 25% का टैक्स होता था। अब चौथ के ऊपर 10% एडिशनल टैक्स लेते थे ये लोग। क्लियर, दैट इज सरदेशमुखी। और कहाँ से लेते थे? वो क्षेत्रों से जो क्षेत्र इनके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आते थे। और ये लेने का रीज़न क्या था इनका चौथ और सरदेशमुखी, कि वो उस क्षेत्र को प्रोटेक्शन देंगे। क्लियर, मराठास प्रोटेक्शन देंगे उनको। मराठास ने कॉइन भी चलाया था मुगल स्टाइल में, जिसमें क्या लिखा था, अपने ही कल्चर को उसने डाला था मराठास ने, जिसे गणपति पंता प्रधान रुपीस कहते थे। इसमें 2 लैंग्वेज लिखा रहता था, देवनागरी और पर्शियन। एक साइड में इन्वोकेशन था गणपति गणेशा का, अदर जो था वो डिक्लेयर करता था कि पेशवा के आप वफादार रहें। क्लियर। नाउ मूविंग टू द पॉइंट ऑफ व्हाट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। सो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में जो मराठा आर्म्ड फोर्सेस है ना, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, इन्फेंट्री, कैवलरी, स्ट्रॉन्ग नेवी। सो ये तीन फोर्सेस, मतलब 3 फोर्सेस हुआ करते थे मराठा आर्मी के। क्लियर। सो इन्फेंट्री में क्या था, आप अगर देखोगे कैवलरी जो था ना, पहले कैवलरी को देखते हैं। कैवलरी में 2 हिस्से होते थे, 2 टाइप के सोल्जर्स होते थे। कैवलरी के 2 टाइप के सोल्जर्स होंगे। फर्स्ट को कहते थे बारगेर्स। क्या कहेंगे? बारगेर्स, याद रखिएगा, बारगेर्स। और दूसरे को कहेंगे सीलेदार्स। जो बारगेर्स होते थे ना, इनका जो जैसे घोड़े को मेंटेन करना, जो इक्विपमेंट होता था ना, घोड़ा और इक्विपमेंट, ये सब सरकार उठाती थी, मीन्स मराठा एम्पायर। और सीलेदार जो थे ना, ये खुद के पैसे से ही मेंटेन करते थे। क्लियर। अब आपको पता है 18th सेंचुरी आते आते कि कौन पावरफुल होता है? पावरफुल कौन होता है? ब्रिटिश पावरफुल हो जाता है 18th सेंचुरी आते आते। अब इसके बाद आप वॉर होगा किसका? देखना आप, ब्रिटिश और मराठा का वॉर होगा। उससे पहले हम जानते हैं कि रामचंद्र पंत अमात्य जो थे ना, जब पहला मैंने कोट दिया था, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे किसके? छत्रपति शिवाजी के। क्लियर। तो उन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फोर्ट्स आर द कोर ऑफ स्टेट। फोर्ट्स का मतलब किले, जो किले हैं ना वो स्टेट के कोर हैं। In their absence, the land gets devastated in the face of an invasion. Therefore, all the former kings, जैसे इन्होंने कहा था कि अगर फोर्ट्स नहीं होगा ना तो स्टेट भी नहीं होगा। सिंपली इनका यही लैंग्वेज था, यही कहने का मतलब ही यही था। जैसे औरंगजेब जो था ना, वो बहुत बड़ा एनिमी था। उसने बीजापुर को कॉन्कर किया, भावनगर को कॉन्कर कर लिया, बट मराठास के पास किले थे, इसलिए उसको कॉन्कर नहीं कर पाया। ये इनका कहना था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मैरीटाइम सुप्रीमेसी। छत्रपति शिवाजी ने नेवी को बनाया था। सबको जानता है। कान्होजी आगरे मराठा को गाइड करते हैं बहुत सारे नेवल बैटल जीतने में। कान्होजी, ये कौन होते हैं? कान्होजी आगरे, नाम याद करिएगा। ये मराठास को बहुत सारे बैटल्स, नेवल बैटल्स में जीतने में हेल्प करते हैं।
ये जोग्राफी को यूज़ करते हैं, बहुत सारे टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं। मराठास के जो शिप्स थे ना वो एडवांस्ड नहीं थे, बट दे आर वेरी मतलब एडवांस तो थे नहीं बट द पर्सन कान्होजी आगरे ये बहुत स्मार्ट थे। अब समुद्र में क्या था ना कि कार्टेज सिस्टम चलता था। पोर्टुगीज ना पास लेते थे कि भाई पास लो तब तुम्हारी जहाज जाएगी व्यापार करने के लिए किसी और देश में। अब ये कान्होजी को ना बुरा लग गया, कान्होजी उल्टा चैलेंज कर दिए एंड स्टार्ट डिमांडिंग पासेस फ्रॉम द यूरोपियन देमसेल्व्स। अब ये ना बोलने लगे कि भाई तुम पास दो, पास तुम दो, क्लियर, व्यापार करने के लिए तुम पास दो। अब इसी चीज़ में यूरोपियन जो होते हैं ना कान्होजी को एक टाइटल दे देते हैं कि ये पायरेट है भाई, यू नो पायरेट, पायरेट समुद्री लुटेरा। एवरीवन मतलब हर एक बच्चे ने देखा होगा आई थिंक पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सीज, क्लियर। कान्होजी को पायरेट का उपाधि देते थे ऑन यूरोपियंस। अब इसी में ना एक आपको एक इंस्टेंस देखने को मिलता है 1665 में 4 जहाज छत्रपति शिवाजी का फ्लीट कर रहा था ना, वो मस्कट पहुंचता है। मस्कट द कैपिटल ऑफ ओमान। मैप दिखाना पड़ेगा क्या, इतने भी तो बच्चे नहीं हो यार। वहाँ का जो रूलर होता है ना वो कैप्चर कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है जो उस पर ऑन बोर्ड जो आदमी रहते हैं जहाज़ों पे, और वो प्रिपेयर करता है शिप्स को टू अटैक शिवाजी कोस्टल पोजीशंस। वो सोचता है कि मैं इंडिया आ जाऊँ, दिस इज़ ओमान एंड दिस इज़ इंडिया। वो ये है अरेबियन सी, क्लियर, अरेबियन सी है, एंड दिस इज़ केरला साइड का रीजन जो हमारा है महाराष्ट्र, एंड दिस इज़ ओमान, क्लियर। वो सोचता है कि मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँगा, अटैक करूँगा। जब उसको पता चलता है कि भाई शिवाजी के पास 100 से ज़्यादा जहाज़ें हैं, भाई वो अपनी जहाज़ को निकालता नहीं है हार्बर से, कहता छोड़ो यार रहने दो। सो इन दिस वे बहुत सारी चीज़ें हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। बिफोर नेक्स्ट पॉइंट जुडिशियल सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। क्या जुडिशियल सिस्टम था मराठा एम्पायर का? तो जुडिशियल सिस्टम में कुछ खास नहीं था कि मतलब था पनिशमेंट था कि पनिशमेंट डेथ पेनल्टी भी हुआ करता था, बट पंचायत नाम का एक बॉडी होता था, अ गवर्नमेंट बॉडी। अभी के डेट का पंचायत अब मत समझिए, पंचायत जो था उस टाइम के अकॉर्डिंग पंचायत का मतलब ये था एक लोकल गैदरिंग था। किसका? ऑफिशियल्स का, ऑफिशियल्स का। और प्रोमिनेंट जो मैन थे ना सोसाइटी में, प्रोमिनेंट भाई पैसे वाले होंगे नो डाउट, तो पैसे वाले जो मैन हैं उनका एक बॉडी था, ठीक है, जो जस्टिस प्रोवाइड करता था, उसी को हम पंचायत कहते हैं। और मराठा इंच अगर आपको अपील करना है तो अगर आपको लगे कि पंचायत में आपकी बातों को सही से नहीं सुना गया और आपके खिलाफ मतलब चीज़ें हो गई तो आप अपील कर सकते हो। अगर आप अनसेटिस्फाइड हो तो आप अपील कर सकते हो मराठा इन चीफ से, क्लियर। और कोतवाल का सिस्टम था, कोतवाल का मतलब पुलिस का सिस्टम था जो कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगा सिटी में। डन। अब कुछ देखते हैं हम कल्चरल रिवाइवल को। कल्चरल रिवाइवल में क्या है, छत्रपति शिवाजी ना एक ट्रीटीज कमीशन करते हैं जिसका नाम होता है राज्य व्यवहारा कोशा। राज्य व्यवहारा कोशा, इसका मतलब क्या है? नाम से राज्य व्यवहारा कोशा का मतलब ये है कि मराठी लैंग्वेज को उनको प्रमोट करना है। किसको? मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करना था। नाउ कुछ मराठी वुमेन्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही अच्छा काम करा है उन्होंने। दैट वन इज़ ताराबाई। ये मराठा की वॉरियर क्वीन थी ताराबाई। पता है ना किसकी वाइफ थी? मतलब राजा राम की। जब मैंने अभी बताया रियलाइजिंग दैट द प्रेजेंस ऑफ औरंगजेब एंड द मुगल आर्मी इन डेक्कन, ये मतलब बहुत ही पावरफुल वुमेन थी ताराबाई, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट होती हैं अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ये होलकर डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। इन्होंने क्या कहा था मोस्ट, इनके बारे में आप मेन चीज़ जानो। अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ टेम्पल को दोबारा बनाया जो कि बनारस में है। आप जाओगे तो देखोगे बहुत ही सुंदर है। वेल मैं भी गया हूँ उसमें। और सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है,
इसको इन्होंने रिबिल्ड करवाया, जो कि महमूद गजनी ने डिस्ट्रॉय करा था, और विश्वनाथ टेम्पल को किसने करा था? औरंगजेब ने करा था। होलकर जो है ना, अहिल्याबाई होलकर, इनको क्रेडिट दिया जाता है महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने का मध्य प्रदेश में। रिवाइटलाइजिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम एक क्राफ्ट है, पुरानी परंपरा, अब पुराना जो एक हैंडलूम का क्राफ्ट है उसको इन्होंने रिवाइव करा। किसने? अहिल्याबाई होलकर। अब हम मूव करते हैं एक छोटे सी चीज़ पे, एक छोटा सा टॉपिक है थांजावुर। थांजावुर, इसको जल्दी से देखते हैं। थांजावुर छत्रपति शिवाजी के हाफ ब्रदर एकोजी थांजावुर को कैप्चर करते हैं। क्लियर? 17वीं सेंचुरी में कैप्चर करते हैं, और उस पर थांजावुर पे राज कौन करता है? मराठा एम्पायर। अब मराठा एम्पायर का ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है थांजावुर के किस चीज़ में? कल्चर, ट्रेडिशन में। तो उसमें एक राजा आते हैं जिनका नाम रहता है सिरोफ जी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। कहाँ के? थांजावुर के। भरतनाट्यम एक प्ले होता है, डांस होता है भरतनाट्यम, क्लासिकल डांस है हमारा। भरतनाट्यम को पैट्रनेज देने का। क्लियर? सिरोफ जी ना एक मेडिसिन और ये स्टेब्लिश करते हैं धन्वंतरी महल स्टेब्लिश करते हैं। धन्वंतरी महल, व्हाट इज धन्वंतरी महल? धन्वंतरी महल क्या था? एक सेंटर था मेडिसिन का, दैट ऑफर्ड फ्री ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यूजिंग बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न मेडिसिन। फ्री ट्रीटमेंट मिलता था। क्लियर? सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट मराठा एम्पायर। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम फटाफट मराठा एम्पायर को। सो व्हाट वी सी टुडे, मराठा एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा। पेशवाज देखा, स्वराज्य, गुरिल्ला वॉरफेयर, नेवी, मैरिटाइम पावर, मराठा की लेगेसी देखी, अष्टप्रधान देखा, रायगढ़ फोर्ट, कल्चरल रिवाइवल, पानीपत का युद्ध। क्लियर? ये सारी चीज़ें हमने आज देखी। एक बार टाइम लाइन देख लो। 1630 में बर्थ होता है शिवाजी का, 1646 में 1646 में छत्रपति का रूल चालू होता है, 1657 में मराठा नेवी बनाते हैं ये, 1666 में औरंगजेब इनको प्रिजन में डाल देता है, 1674 में इनका कोरोनेशन होता है रायगढ़ किले में, और 1677 में दक्षिणा दिग्विजय मतलब साउथ को कनकस्ट करते हैं ये। 1680 में छत्रपति शिवाजी का डेथ हो जाता है, और 1682 से लेकर 1707 तक मुगल और मराठा की लड़ाई चलती है। इसके बाद देखते हैं 1754 में मराठा कंट्रोल करते हैं दिल्ली को, और 1761 में पानीपत का लड़ाई होता है जिसमें मराठा हार जाते हैं। 1775 से लेकर 1782 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, एंड द लास्ट एंग्लो मराठा वॉर 1818 में ख़त्म होता है। और यहाँ क्या होता है? मराठा एम्पायर का मतलब मराठा एम्पायर डिसइंटीग्रेट और ख़त्म हो जाता है। क्लियर? सो थैंक यू फॉर दिस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। भाई बहुत टाइम लगता है इसे बनाने में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर दिस।